ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं, सुस्त हैं, हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं और शिकवे शिकायत करते हैं, उनके लिए एक पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये सब कुछ हम नहीं कह रहे बल्कि ये पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है। और इस पार्टी की रातों रात बढ़ती मकबूलियत ऐसी कहानियां घड़ती नजर आ रही है जैसा फिल्मों में नजर आता है। कॉकरोच जनता पार्टी का कयाम इंडिया के चीफ जस्टिस की जानिब से मुबैना तौर पर नौजवानों को कॉकरोच कहने के बाद एक सटायरिकल सोशल मीडिया मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था। लेकिन क्या ये सटायरिकल मूवमेंट कोई संजीदा सियासी शक्ल भी इख्तियार कर सकती है? और नौजवानों में इसकी मकबूलियत इंडिया की यूथ की नाराज़गी के बारे में क्या बताती है? मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा अफगानिस्तान से एक खुसूसी रिपोर्ट, एक ऐसा मुल्क जो कहत के दहाने पर है, जहां लोग जिंदा रहने के लिए मायूस कुन इक़दामात का सहारा ले रहे हैं। गजा जाने वाले इमदादी बहरी काफिले को इसराइली बहरिया की जानिब से रोके जाने के बाद समाजी कारकुनों के साथ बदसलूकी और इसराइल के एक इंतहाई कौम परस्त रहनुमा का रवैया तनकीद की जद में। इंडिया में खलबली मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी कोई सियासी पार्टी नहीं है बल्कि एक तंजियाती तहरीक है। इस तहरीक के वायरल होने पर बात करने से पहले आइए ये देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऐसा क्या कहा था जिसके रद्द-ए-अमल में ये तहरीक बड़ी होती चली गई। क्या आपने देखा है कि नौजवान कॉकरोच जैसे हैं? वो बेरोजगार हैं, उन्हें किसी भी पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ सहाफी बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाद में ये भी कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के खिलाफ गुस्सा देखा गया और तभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट 30 साल के अभिजीत दिपके ने हफ्ते के रोज़ एक्स पर एक पोस्ट की कि क्या हो अगर तमाम कॉकरोच यानी नौजवान इकट्ठा हो जाएं। उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक अकाउंट बनाया और एक वेबसाइट पर बाकायदा पार्टी का मैनिफेस्टो शेयर किया और पार्टी ज्वाइन करने की शराइत बताई। CJP ने अपने मशरूत में 5 बातें कही हैं, जिनमें सियासी, अदलिया और इलेक्शन के निज़ाम में तब्दीली, ख़वातीन के सियासी हुकूक़ और मीडिया पर कंट्रोल के बारे में नुकात शामिल हैं। अभी पार्टी को बने 5 दिन ही हुए हैं और इसके इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि BJP और कांग्रेस के सरकारी अकाउंट से भी ज़्यादा हैं। पूरे इंडिया में इसका चर्चा है और पार्टी का ट्विटर हैंडल फ़िलहाल इंडिया में मनसूख कर दिया गया है। ये पूछे जाने पर कि ये तहरीक नेपाल या बांग्लादेश जैसे हालात में क्या तब्दील हो सकती है, इस तहरीक के बानी ने कहा कि नौजवान पुरअमन और जमहूरी तरीक़ों से अपने इख्तलाफात का इजहार करेंगे। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और द वायर की एडिटर आरफा खानम। आरफा हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं। आरफा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि चंद दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी इतनी मकबूल हो गई है, करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है कि अगर आप बेरोज़गार हैं और सुस्त हैं तो ये पार्टी ज्वाइन करें, तो क्या वाकई ये सब बेरोज़गार लोग हैं जो इस पार्टी की मकबूलियत की वजह हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं इसमें। पहली बात तो बेरोजगार भी हैं और वो लोग भी हैं जो परवाह करते हैं इस मुल्क की, इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क की डेमोक्रेसी की। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात आपको और मुझे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो ये कि इस मुल्क का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये सीधे तौर पर उसको एक्सपोज करता है कि मुल्क में जो नौजवान हैं, चाहे वो बेरोजगार हो या उनके पास रोजगार हो या अपना कुछ काम करते हो या पढ़ रहे हो, उनके अंदर इस हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर इतना गुस्सा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी कोई भी नुमाइंदगी ये जो हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उस पर नहीं हो पा रही है। और खास मैं ये भी कहूंगी कि ऑपोजिशन पार्टीज का भी एक हद तक फेलियर नजर आ रहा है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑपोजिशन पार्टियां हैं, कि वो भी इन लोगों की जो एंगर है, जो एस्पिरेशन है, जो चाहते हैं ये लोग, उसको उभर के नहीं ला पा रहे हैं। तो मीडिया और साथ ही ऑपोजिशन और ये पूरा सप्रेशन जो चल रहा है, जो आम आदमी की आवाज को दबाने का जो चल रहा है सप्रेशन, उस सब के लिए सोचिए आप, एक सिर्फ ट्रिगर चाहिए था, वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक ऐसा बयान जिस पर उन्होंने खुद भी कहा कि नहीं, मुझे गलत कोट किया गया, और फिर हमने बाद में उसको सुना, वही बयान था उनका। तो मैं सीधे तौर पर मैं आपसे यहाँ यही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत शदीद गुस्सा हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये नाराज़गी सिर्फ इस बयान पर है कि उनका मजाक बनाया गया एक तरह से, या वो वाकई दूसरी बातों के लिए नाराज़ हैं? और अगर दूसरी बातों पर नाराज़ हैं तो वो बातें, अगर आप एक छोटी सी हमें लिस्ट बता सकें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर वो नाराज़ हैं।
देखिए हर चीज पर नाराज हैं। कहा जाता है कि हम तो विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं, और आज की तारीख में देखिए एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो कंडक्ट नहीं कर पा रही है ये हुकूमत। उसमें 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, वो ये एग्जाम कैंसिल कराया गया क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। उनका गुस्सा आप सोचिए आप जरा, वो लोग जो पैसे उधार लेकर माँ बाप के पैसे से किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि तैयारी करके डॉक्टर बन सकें या कुछ और एग्जाम्स हम पास कर सकें, यानी आखिरी जो एक मौका और आखिरी एक जो एक उम्मीद बची है उन लोगों की, वो भी छीन ली जा रही है। तो पहली बात तो बहुत ज्यादा महंगाई है, दूसरी बात बेतहाशा बेरोजगारी है, तीसरी बड़ी बात हिंदू मुस्लिम के फसाद। जो हुकूमत है और उससे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्टिवली पूरे तरीके से उनको इंसाइट कर रहे हैं। इन सबसे आम जो हमारा यूथ है वो पहले से ही बहुत परेशान था, और अब उसकी आखिरकार जो डिग्निटी है, जो उसकी गैरत है, उस पर भी हमला कर दिया गया चीफ जस्टिस के जरिए। तो मैं उनके बयान को जिम्मेदार नहीं मानती, ठीक उनका है। बयान सिर्फ एक हम्म, आग में चिंगारी की तरह काम किया है उसने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरफा हमें ज्वाइन करने के लिए। गजा जाने वाले इमदादी बहरी काफिले को इस्राएली बहरिए की जानिब से रोके जाने के बाद समाजी कारकुनों के साथ बदसलूकी की एक वीडियो वायरल हो गई, जिस पर दुनिया भर से तनकीद हो रही है। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, देखिए आज ट्रेंडिंग में। बुध को इसराइल के इंतहाई कौम परस्त रहनुमा और नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर बेन ग्विर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसके साथ इसराइल में खुशामदीद का उन्वान दर्ज था। वीडियो में देखा जा सकता है कि बेन ग्विर फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने वाली एक खातून कारकुन को काबू में करने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बाद में वो हाथ बंधे घुटनों के बल बैठे कारकुनों के सामने इसराइली परचम लहराते हुए कहते हैं, इसराइल में खुशामदीद, यहाँ हम मालिक हैं। इस वीडियो के बाद उनके रवैये की आलमी सतह पर मजम्मत की गई। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हकबी ने बेन ग्विर के इक़दामात को काबिल नफ़रत करार दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इवेट कूपर ने कहा कि वीडियो में इंतहाई शर्मनाक मनाज़िर दिखाए गए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने इसराइली सफारत खाने से फ़ौरी वजाहत तलब की है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने एक्स पर अपने बयान में कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार के एहतराम को हर जगह और हर वक्त यकीनी बनाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और स्पेन ने भी बेन ग्विर के इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दिया। एक गैर मामूली इक़दाम में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने भी बेन ग्विर की मजम्मत की, जिसके रद्द-ए-अमल में बेन ग्विर ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा को ये समझना चाहिए कि इसराइल अब दबाव में आने वाली रियासत नहीं रहा। इसके बाद वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी बेन ग्विर पर तनकीद की। उन्होंने एक बयान में कहा, इसराइल को ये हक़ हासिल है कि वो हमास के हामियों के इश्तिआल अंगेज़ बहरी काफिलों को अपनी समुद्री हुदूद में दाखिल होने और गजा तक पहुंचने से रोके। अलबत्ता वज़ीर बेन ग्विर का जहाज़ के कारकुनों के साथ जिस अंदाज का रवैया था वो इसराइली अक़दार और रिवायात के मुताबिक नहीं है। 40 से ज़्यादा ममालिक के 430 अफराद पर मुश्तमिल इस बहरी मिशन की शुरा की नुमाइंदगी करने वाले एक हुकूकी ग्रुप ने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इमदादी सामान ले जाने वाले इस काफ़िले का मकसद गजा की सूरत हाल उजागर करना था, ताहम इसराइल ने इसे हमास के हक़ में तशहीरी मुहिम करार दिया है। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। एक अमरीकी एहलकार का कहना है कि हुकूमत एक बायोटेक फर्म के साथ मिलकर इबोला के मौजूदा आउटब्रेक के लिए इलाज पर काम कर रही है। ये इलाज असल में एक इबोला वायरस के लिए बनाया गया था, मगर लेबॉर्ट्री के डेटा से मालूम होता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मौजूदा आउटब्रेक के खिलाफ भी ये मुअस्सर हो सकता है। माना जा रहा है कि वहाँ 130 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 600 मुश्तबा केसेस हैं। फुटबॉलर मो सलाह आइंदा वर्ल्ड कप में इजिप्ट की कप्तानी करेंगे। उनका नाम 27 अफराद पर मबनी इब्तदाई स्क्वाड में शामिल किया गया है। 33 साला खिलाड़ी जो इस सीज़न के आखिर में लिवरपूल की टीम छोड़ देंगे, उन्होंने इजिप्ट के लिए 115 मैचेस में 67 गोल किए हैं। इजिप्ट वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 15 जून को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। अफगानिस्तान को इस वक्त दुनिया के बदतरीन भूख के बहरानों में से एक का सामना है। इन हालात को
امداد میں کٹوتی، طالبان حکومت کی پالیسیز اور شدید خشک سالی نے مزید مشکل بنا دیا ہے اور اس سب کے اثرات حیران کن ہیں۔ 4 میں سے 3 افغان خوراک، ملازمتوں اور صحت کی دیکھ بھال تک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھوک سے وہاں اس وقت 47 لاکھ افراد متاثر ہیں، یعنی آبادی کے 10% سے زیادہ لوگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قحط کے بس ایک قدم دور ہے۔ غیر ملکی صحافیوں کے لیے ملک کے اندر رسائی حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن بی بی سی نامہ نگار یوگیتا لمے افغانستان کے صوبہ غور کا سفر کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ زندہ رہنے کی جدوجہد کی ایک واضح تصویر جو ہر صبح سورج نکلتے ہی شروع ہوتی ہے۔ سینکڑوں مرد، جوان اور بوڑھے اس مقامی چوک میں کام کی تلاش میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ وسطی افغانستان میں غور کا علاقہ ہے۔ ان میں سے کچھ محض لڑکے ہیں۔ 16 برس کے ضیاء الحق 2 دن پیدل چل کر اپنے گاؤں سے یہاں پہنچے۔ 6 ہفتوں میں محمد گل کو کوئی کام نہیں ملا۔ جمعہ خان کہتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ عزت کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بھوک یہ ہونے نہیں دیتی۔ ایک شخص کام کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہیں کہ وہ انہیں چن لے کیونکہ یہ نوکری تعین کرے گی کہ ان کا خاندان آج کچھ کھائے گا یا نہیں۔ تو موٹر سائیکل پر سوار یہ شخص مزدوروں کی تلاش میں آیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ خود کو اس پر پھینک رہے ہیں۔ ایک دن کا کام تلاش کرنے کی شدید بے قراری۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہم نے چند گاڑیوں کو گزرتے دیکھا ہے۔ کئی افراد گاڑیوں پر کود پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہاں سے بغیر کام ملے ہی جانا پڑے گا۔ اس ملک کو دنیا میں بدترین بھوک کے بحرانوں میں سے ایک کا سامنا ہے، جس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ بین الاقوامی امداد میں کٹوتی، طالبان حکومت کی پالیسیز اور قدرتی آفات۔ ہم قریب ہی ایک دیہی علاقے میں آ گئے ہیں۔ عبدالرشید عظیمی کے گھر پر ہمارا اچانک اس کے تباہ کن اثرات سے سامنا ہوا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، رقیہ اور رحیلہ، جڑواں ہیں۔ دونوں کی عمر 7 برس ہے۔ عبدالرشید یہ بتانے کے لیے بے چین ہیں کہ وہ ناقابل برداشت انتخاب کیوں کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹیاں بیچنے کو تیار ہوں۔ میں غریب اور مقروض ہوں۔ میں پیاسے ہونٹوں کے ساتھ پریشان اور الجھن میں گھر آتا ہوں۔ میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں بابا ہمیں روٹی دو۔ لیکن میں کیا دے سکتا ہوں؟ کام کہاں ہے کہ میں کچھ کما سکوں؟ یہ میرا دل توڑ دیتا ہے۔ عبدل کہتے ہیں کہ یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ میں اپنے دیگر بچوں کو کھلا سکوں۔ یہ صرف ان کی کہانی نہیں۔ ہم جس بھی گھر میں گئے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں کس نہج تک پہنچا دیا گیا ہے۔ شائقہ کو اپینڈیسائٹس کی سرجری کی ضرورت ہے۔ ان کے والد سعید احمد کے پاس رقم نہیں ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو 2 لاکھ افغانی یعنی $3000 میں بیچنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ اگر وہ سرجری کے بغیر مر گئی تو کیا ہوگا؟ اس طرح کم از کم وہ زندہ رہے گی۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ سعید کا کہنا ہے کہ 5 سال میں جب وہ 10 سال کی ہو جائے گی، شائقہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دور دراز کے ایک رشتہ دار کے گھر جائے گی جس نے اسے اپنے بیٹے سے شادی کروانے کے لیے خریدا ہے۔ یہ وہ کمیونٹیز ہیں جنہیں اپنے طور پر بحران سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگوں نے جہاں پوری دنیا میں معیشت پر اثر ڈالا ہے، وہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی 500 سال پرانی قالین کی صنعت کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ خلیجی ممالک جو کشمیری قالینوں کی بڑی منڈیاں سمجھے جاتے ہیں، وہاں ان دنوں تجارت اور درآمد میں کمی آنے کی وجہ سے تجارت کو کئی 100 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات شفاعت فاروق کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دکھنے میں تو یہ چھوٹا سا قالین ہے، لیکن اس کی قیمت ہوگی تقریباً $3,000 سے $4,000۔ مگر کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس قالین میں؟ خاص بات یہ ہے کہ ایسے باریک کام والے قالین بننے میں 1 سال سے زیادہ کا وقت لگ جاتا ہے۔
श्री नगर में अपने छोटे से कारखाने में बैठे ये कारीगर भी इस वक्त कालीन बुनने की तैयारी कर रहे हैं, जो शायद कई महीनों में मुकम्मल होगा। इनके साइजेस मुख्तलिफ होते हैं, जैसे 2 फुट बाय 5 फुट या 10 फुट बाय 10 फुट। साइज के हिसाब से ही वक्त लगता है। किसी कालीन को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 से 7, किसी को 1 साल से भी ज्यादा। ये खूबसूरत कालीन और इन्हें बुनने का फन कश्मीर कैसे पहुंचा, ये दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। एक ताल्लुक़ बना पर्शिया के साथ हमारा, और ये ताल्लुक़ बना उन ताजरों के ज़रिए जो वहाँ से यहाँ माल ख़रीदने भी आते थे और माल बेचने भी आते थे। अगर डेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ आम तौर पर तारीख़ी तौर पर कहा जाता है, इन हिस्टोरिक टर्म सबसे पुराना कारपेट विक्टोरिया एल्बर्ट मीडियम है, जिसको अर्बबिल कारपेट कहते हैं। उसको वो डेट करते हैं लेट 16th सेंचुरी में या अर्ली 17th सेंचुरी में। तो हम भी उसी वक्त के इर्द गिर्द इस सफ़र और इस दौड़ में शामिल हो गए कि कारपेट यहाँ बिकते भी थे, फिर बनने भी लगे थे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की वजह से इस सनत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। बैनुल-अक़वामी एग्जीबिशंस मनसूख हो रहे हैं और ऑर्डर्स कैंसल। ये इंडस्ट्री 800 से 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है और इसके साथ डायरेक्टली 80,000 आर्टिजन्स वाबस्ता हैं। मिडिल ईस्ट के जंग ने ट्रेड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। रीज़न बीइंग कि हमारा जो टूरिज़्म, पहली बात तो है एक्सपोर्ट्स हैव टेकन अ बिग हिट। उसके अलावा जो हमारे ट्रेड रूट्स थे उनका क्लोजर, टूरिज़्म का जो टूरिज़्म आता था रेस्ट ऑफ इंडिया में या इवन कश्मीर में, उसको जो दचका लगा, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में बड़ा डिप हुआ। जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से कारपेट इंडस्ट्री जो इस वक्त कश्मीर की कारपेट इंडस्ट्री है, इट हैज़ कम डाउन टू 300 से 400 करोड़, जो लगभग 40 to 50% कम हो गया है व्हाट इट यूज्ड टू बी। ये सन्नत आज सिर्फ मुआशी बहरान का शिकार नहीं, बल्कि अपनी शिनाख्त की जंग भी लड़ रही है। चूँकि आपका जब माल ही नहीं बिकेगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। जो इसके ट्रेडर्स इसके साथ वाबस्ता है, जो इसके साथ एक्सपोर्ट हाउसेस वाबस्ता है, जो इसके साथ रिटेलर्स वाबस्ता हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको कब तक सस्टेन कर पाएंगे। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।